This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. Welcome to our post-market show, PSX Hotline. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज मेरे हमनाम तारिक हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं. बड़े बैंकर हैं, तो थोड़ी सी तफसील बता के उनकी तरफ चलते हैं. आज की मार्केट में ये हुआ कि स्टार्ट जो था 153 प्लस पे हुआ 930 पे. उसके बाद हमने देखा कि 184 प्लस हो गया 10 होते होते प्लस, और 41,670 का लेवल आ गया. फिर 11 बजे 23 पे आ गया सिर्फ. फिर 12 बजे 75 प्लस, 1 बजे 67 माइनस, 2 बजे 124 माइनस पे चली गई मार्केट, और 3 बजे 141 प्लस पे आ गई, और 330 पे 31 माइनस. और अब देखते हैं कि फ़ाइनल क्लोजिंग क्या हुई. हमारे साहब दिखाएंगे फ़ाइनल क्लोजिंग ऑल थ्री इंडेक्सेस. जनाब 100 में तो 57.4 पे क्लोज हो गया प्लस, 41,544 का लेवल. 30 में देखें, हाँ 30 तो उससे भी बेहतर है जनाब. 111 111 पॉइंट का इजाफा, 20,915. वेरी गुड. ऑल शेयर्स जहाँ पे 500 550 शेयर कंपनीज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स ओवरऑल सिचुएशन बताता है. वहाँ पे थोड़ी सी कमी है, 30 माइनस. कंपनीज जिसमें काम हुआ 370 कंपनीज में काम हुआ, जिसपे 160 एडवांसिंग है, डिक्लाइनिंग 190 है. नाज़रीन, आज के मार्केट जो इतनी ऊपर नीचे हुई, उसकी एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इन रिलेटिव टर्म आजकल जो बीच में बड़े हमने 50 मिलियन का भी काम देखा, 100 का भी देखा, उस लिहाज से आज टर्नओवर आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा था. 231 प्लस पे ये 0.65 मिलियन का काम हुआ है. कल की अगर बात की जाए तो कल गोरो ने 2.59 मिलियन का शेयर ख़रीदा, आप लोगों ने 2.52 मिलियन शेयर बेच दिए, और हमने कल एक ज़बरदस्त रैली देखी 776 की. और इस तरह से 9 आज 10वां दिन है, 9 कंसेक्यूटिव प्लस क्लोजिंग ने समथिंग लाइक 3,500 पॉइंट का इजाफा दिखा दिया. और माशाल्लाह आज 10वां दिन, आज भी पॉजिटिव. अल्लाह करे कल भी पॉजिटिव हो जाए तो बहुत ही अच्छा वीक हो जाएगा. पिछले हफ्ते सिर्फ 1,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था, इस हफ्ते भी बहुत अच्छा हो गया. तो कराची इलेक्ट्रिक टॉप ऑफ द वॉल्यूम लीडर है 47, बैंक ऑफ पंजाब 13, TRG 11, वर्ल्ड कॉल 10, फौजी सीमेंट 9. अब हम चलते हैं तारिक हाशमी साहब की तरफ, बहुत बड़े एक्सपर्ट. माशाल्लाह 10वां दिन है जो कि पॉजिटिव क्लोज हो गया. तो आप तो बैंकर हैं, बताइए क्या फैक्टर्स हुए होंगे, क्या बैंकों ने ख़रीद लिया सारा? नहीं, आई थिंक एक साल के एंड के ऊपर एक एक्सपेक्टेशन होती है यूजुअली कि जो आखिरी हफ्ता होता है कि क्योंकि जितना कॉर्पोरेट सेक्टर में जो किताब है एक एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा सा बाज़ार को खींच के बंद करेंगे, ऊपर प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, क्योंकि आपकी ईयर एंड की क्लोजिंग जो है आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में होती हैं उस पे दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर. हर साल तो नहीं होता, लेकिन अमूमन देखने में यही आया है. तो एक एक्सपेक्टेशन तो थी कि बाज़ार आखिरी दिनों में, जिस तरह आपने कहा कि 6-8 दिन जो हैं, अगर आप उसमें से ये आज तो तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, तो पिछला हफ्ता हमने पिछले 6 दिन उधर जी, पिछला हफ्ता अगर आप 7 दिन लास्ट वीक जो था, लास्ट ट्रेडिंग पिछले हफ्ते और उससे पहले भी 3 दिन पिछले हफ्ते में. एक्चुअली अगर आप मंदी को देखें तो 27-28 मई से हमने देखा कि 3rd वीक ऑफ दिसंबर तक एक सस्टेन्ड मार्केट पे प्रेशर रहा कि मार्केट थोड़ा रिकवर करती थी, फिर एक नया लो बनाती थी. हमने 38 को टूटते हुए देखा, फिर हम डर ये था कि शायद 37 टूट जाएगा. मार्केट में अमूमन ऐसे वक्तों में फिर एक बॉटम की बात करते हैं कि जी 32,000 पे बॉटम है या 48,000 पे बॉटम है. टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आके बात होती है. बट आई थिंक उस वक्त भी बात ये थी कि जी मार्केट की जो आपकी शेयर की प्राइसेस थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव हो गई हुई थी. हमने सीमेंट को चूँकि बहुत गिरते हुए देखा था, तो हमने देखा कि सीमेंट में उन प्राइसेस के ऊपर हमने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हमने एक रैली और मुख्तलिफ
कंटिन्यूस बैक टू बैक सर्किट ब्रेकर्स वगैरह देखे। एंड अक्रॉस द बोर्ड, मतलब स्टील में, टेक्सटाइल के अंदर हमने आपको आके उठते हुए दिखा। ऑयल में सेक्टर में कोई एक आध कंपनी ऐसी थी जो कि पॉजिटिव रही, वो बाकियों को हमने पर्टिकुलरली पीपीएल को देख लीजिए तो हमने उसमें एक रिबाउंड देखा। हेस्कॉल ने नया लो टच किया था, हमने उसमें रिबाउंड देखा। तो अक्रॉस द बोर्ड, आई मीन दिस वाज नॉट अ रैली, जब कोई लार्जली हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड जो था आपने एक उसमें एक रिकवरी देखी। एंड आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पिछले 4-5 दिनों की, कि एक वॉल्यूम जो बिल्कुल श्रिंक कर गए थे, जैसी मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है तो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर वापस जो है वो मार्केट के अंदर वापस आया। एंड आई थिंक इज़ रिफ्लेक्टेड इन द वॉल्यूम्स जो कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन को 80-90 मिलियन से हम 200 एक दिन तो 50 भी हो गया था। 50 भी होता। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट डे वाला। वो बेचारे आए, वो ब्रोकर थे, मैंने कहा सर आपका तो कारोबार खत्म हो गया। ब्रोकर्स का तो देखिए काफ़ी अरसे से मुश्किल में बड़े ब्रोकर आए हुए थे, 3rd जनरेशन ब्रोकर। तो मैंने कहा सर अब आप आइए कुछ फैक्ट्री की तरफ चले, आप ये कारोबार से तो आपका रोटी नहीं चलने वाला। नहीं, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक तारिक साहब, एक चीज़ को ख्याल रखने का है कि पिछले अगर हम सन 2000 से भी देखें तो आई थिंक दिस इज़ द फोर्थ ईयर, यानी कि चौथी दफ़ा है कि जहाँ पे आपका साल अगर हम 2016 को 2017 से कंपेयर करें तो दिस इज़ द फोर्थ टाइम इन 17 ईयर्स जबकि मार्केट आपकी नेगेटिव बंद हुई है। और बाकी 13 दफ़ा जो है मार्केट जो है उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया। मैटर ऑफ फैक्ट 2016 का साल तो बहुत ही अच्छा जो था वो गुजरा था। मार्केट हैड गिवन फैंटास्टिक रिटर्न्स। 40s वाले में था कुछ, 40s में था। आई थिंक देयर वाज वन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जिसने तकरीबन कोई 55-60% करीब रिटर्न आके, उसने इक्विटी का फंड था जिन्होंने 55-60% का आके रिटर्न दिया था। हाँ, तो अब आप वही वाला देखें कि मार्केट जो है ओवर हमारी एवरेज अभी भी पिछले 15-17 साल की जो है अभी भी 22-23% का मार्केट का औसत रिटर्न है। तो मतलब अगर एक और ये बुरा साल अगर आ भी गया है तो औसत को देखना चाहिए ज़्यादा। आप एवरेज, क्योंकि द लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर आप देखें ना, अगर आपका हम बार बार यही कहते हैं कि मार्केट में अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें, आप 2-4 साल का व्यू लेके रखें। मैं आज किसी साहब से बात बल्कि हो रही थी तो एक ऑटो सेक्टर की एक कंपनी की बात हुई तो हम 2009-2010 की बात कर रहे थे तो उसकी प्राइस जो थी उसकी प्राइस में तकरीबन 600% का 533% का उसमें ग्रोथ आई है द लास्ट 5-6 ईयर्स। तो अगर 5-6 साल पहले अगर आपका पोजीशन आपने ली होती तो आप कुछ 500-550% एक ऑटो कंपनी लीडिंग ऑटो मैन्युफैक्चरर है उसमें उसकी ग्रोथ आई है। तो अगर आप इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड अगर आप आके देखें तो कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली ज़्यादा आउट परफॉर्म करते हैं दूसरे सेक्टर्स को आके, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू ले। एंड आई थिंक दिस वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स कि जब मार्केट 3700 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, जिसने पकड़ लिया जिसने उस वक्त हिम्मत जिन्होंने पकड़ी। तो वो जो आप जिस कंपनी का बात कर रहे हो उनके भी शेयर्स बहुत नीचे आ गए थे, अभी भी नीचे आए, नो गुड रीजन। जबकि देखिए वो कीमतें भी बढ़ा रहे हैं, नए नए मॉडल्स ला रहे हैं, कारोबार उनका बूम कर रहा है। इनफैक्ट एक बड़ी कंपनी ने तो अपने 1300 बुकिंग को वापस किया कि सॉरी हम दे नहीं सकते। तो इतनी रॉबस्ट डिमांड हो और उसके बावजूद आप शेयर्स को इतना नीचे ले आएँ या बेच के निकल जाए, एक पैनिक होता है। आई थिंक यू नो वी इन्वेस्टर यूजुअली ये होता है कि जब वो हर इन्वेस्टर की ख्वाहिश ये होती है कि वो 5-10% या ज़्यादा कमा के निकले, और एक फिर ये भी इन्वेस्टर की साइकी होती है कि वो 5-10% का पहले लॉस बर्दाश्त कर लेता है, फिर जब ज़्यादा लॉस हो जाए तो वो बिल्कुल जब 25% चली जाती है तो वहाँ पे जाके बेच देता है और उसके बाद मार्केट उसी पॉइंट से वापस रिबाउंड हो जाती है। आई मीन दिस इज़, ये हम इतनी दफ़ा देखते हैं कि जहाँ पे जाके परहैप्स कि अपनी जो एक परचेज है उसको बैक करें और उसको लेके उसको एवरेज आउट करें तो अमूमन आदमी बेच के वहाँ निकल जाता है और वहीं से मार्केट रिबाउंड हो जाती है। एंड आई थिंक वो मशहूर कोट है कि मार्केट में उस वक्त ख़रीदना चाहिए व्हेन द मार्केट जो है वो इज़ फियरफुल। ये जब खौफ मार्केट पे तारी हो तो उस वक्त ख़रीदना जो है बेस्ट होता है। एंड आई थिंक हमने पिछले दिनों में देखा, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे वन होप्स कि मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स के ऊपर आके कंसोलिडेट करेगी और नॉर्थवर्ड अपनी ट्रैजेक्टरी रखेगी, क्योंकि फंडामेंटली मार्केट में अभी भी बहुत अपसाइड पोटेंशियल है। एंड आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सेक्टर वाइज आप कोई भी उठा के देख लीजिए तो मार्केट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल। जैसे आपने बोला मार्केट इतनी डिस्काउंट हो गई हुई है कि खासतौर से आप देखिए ना, सीमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर, बहुत ज़्यादा काम होता है उस पर। सीमेंट के बारे में एक फॉल्स रूमर निकाली गई सोशल मीडिया पे कि ये इंडस्ट्री तो ख़त्म। क्यों ख़त्म? इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन हो गई है कि अब तो ये कौरी के मोल बिकेगी और ये होगा वो होगा, और कोयले की कीमत बढ़ गई, इसलिए इस सेक्टर से तो निकलो ही निकलो।
अभी बड़े बड़े सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बने हुए हैं, 25,000 30,000 मेंबर्स उसके हैं, पेड मेंबर्स, दे पे मनी फॉर दैट टू गेट दैट एडवाइस विच इज़ ऑफन फेक। तो मैं जितने लोगों को जानता हूँ उन्होंने बल्क में जी सीमेंट को बेच दिया, सीमेंट की कीमतें आधी हो गई। अच्छा, मुझे भी फिक्र हुई, मैंने कहा यार वाकई हो सकता है ऐसा हो। तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को बुलाया, जैसे गलादारी साहब के, गलादारी सीमेंट के, उन्होंने कहा साहब इंडीड प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा डेंट तो आया है। पहले 47% ग्रॉस प्रॉफिट था, अब वो हो गया 37%, और सीमेंट की कीमतों में भी थोड़ी कमी आई और कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं। $320 का कोयला गिर के हुआ $60, जैसे हमारा तेल गिरा वो भी गिरा, अब वो हो गया 77 एवरेज रेट है। कौन सा बड़ा बढ़ गया? तो उस बेसिस पे मैंने लोगों से कहा कि भाई 37% ग्रॉस एक बैंकर, एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ख्वाब ही है ये। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम लोग तो 2% 3%, फूड के कारोबार में साहब 3% 4% पे हम काम करते थे, पैसे की लड़ाई। तो और भी इंडस्ट्री में एवरेज तो यही होता 37% रिटर्न देने वाला शेयर अगर आप कंपनी आपके पास है तो आप उसको बेच क्यों रहे हो? बेच के कहाँ लगाओगे? ऑस्ट्रेलिया लेके जाओगे, अमेरिका लेके जाओ, कहाँ लगाओगे? वहाँ तो 1% कमा के दिखा दो। तो फिर हमने जोर लगाया कि भाई नहीं बेचो नहीं बेचो, और लोग जिन्होंने सुना नहीं बेचा, जिसने बेच दिया वो बेच दिया। लेकिन एब्सोल्युटली बात मैंने आपसे वही अर्ज़ किया कि आपका 100 इंडेक्स का रिटर्न जो है औसत पिछले 12 15 17 साल का 23% है ना। 23% आप अभी तो चले इन्फ्लेशन का रेट, आपका डिस्काउंट का रेट 6-6.25% के हिसाब से है, तो लेकिन ये है कि आपको जो 6-6.25% के मुकाबले में औसतन आपको 22-23% मार्केट हर साल दे के जाती रही है, विच इज़ फिनोमिनल आई थिंक। और यू नो इट्स वन ऑफ द, ये हम अक्सर कंपेयर करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट की जो प्राइसेस हैं कि वो बहुत बढ़ती हैं, लेकिन आई थिंक एक उसमें फंडामेंटल फैक्टर ये है कि एक लिक्विड मार्केट है, हमारी एक स्टॉक मार्केट लिक्विड है, प्रॉपर्टी इतनी लिक्विड नहीं है। तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखें तो मार्केट हैज़ ओवर द ईयर्स गिवन फैंटास्टिक रिटर्न एंड इज स्टिल, और मैं हमें इस वक्त भी मार्केट वन ऑफ द बेस्ट प्राइस जो लोग पैसा लेके दुबई जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, उनको समझाते रहते हैं कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो, वहाँ तो रिटर्न ही नहीं है। वो तो वहाँ तो इतनी फरावानी पैसे की हो गई कि बॉन्ड का रिटर्न 0.5% से भी कम हो गया। आप उस मार्केट में जाके कैसे कमा लोगे भाई? क्या करोगे, क्या बेचोगे कि 23% रिटर्न आ जाए? आई थिंक पिछली दफ़ा भी तारिक भाई आपसे बात हो रही थी तो उसमें एक ये था कि फॉरेन इन्वेस्टर जो नहीं आ रहा है, कि करेंसी डिवैल्यूएशन का था, तो आई थिंक वो भी फैक्टर्ड इन, हम टू क्वाइट एन एक्सटेंट कर चुके हैं कि डिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है, हमने करेंसी को डिवैल्यू होते हुए देख लिया, तो वो भी प्राइस इन हो गया। उसके बाद भी अगर आपको इस साल के अंदर आके मार्केट जो है अगर 20-22% का, अगर हम ज़्यादा ना भी एक्सपेक्ट करें, 20-22% का रिटर्न भी दे जाए, तो आई थिंक इट्स स्टिल 2017 could prove to be, I think there is यहाँ पे एक इंटरनेशनल फंड है जिसने तो प्रेडिक्ट किया है कि मार्केट विल प्रॉब्ली डबल, यानी कि जो लो बेस बनाया था कि अगले 2 साल में मार्केट जो है वहाँ से डबल हो जाएगी। यानी कि these are फॉरेन फंड मैनेजर्स जो कि पाकिस्तान के मार्केट के ऊपर आके कह रहे हैं हम इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस, हम अभी भी 5% की GDP ग्रोथ को हम लेके बैठे हुए हैं। हमारे तमाम चैलेंजेस के बावजूद हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग वेल, हमारी डिविडेंड स्ट्रीम अभी भी अच्छी है। मेरे फैक्ट जिन प्राइसेस के ऊपर मार्केट जहाँ से होके आई है, अगर आप वहाँ पे जाके डिविडेंड इनकम देखें तो 100 इंडेक्स की डिविडेंड इनकम जो है वो किसी भी रीजनल मार्केट में सबसे आगे थी। तो आई थिंक हर लिहाज से हम लोग तो आके कहते रहे थे कि उस वक्त भी जब मार्केट किसी ने हमारी एक फेयरफुल होता है, आई थिंक इन्वेस्टर इज ऑलवेज फेयरफुल एंड इट्स इज अनफॉर्चुनेट कि वो दे पिक द वर्स्ट टाइम टू सेल, और यूजुअली होता ही है कि जब वो फियर एक पीक पे पहुंच जाते हैं और वो सेल करता है तो मार्केट वहाँ से रिबाउंड आ रहा है। इस दफ़ा भी जिन लोगों ने बॉटम पे बेचा है वो इस वक्त दोबारा बैठ के सोच रहे होंगे कि यार क्या किया हमने क्या किया। तारिक हाशमी की बात क्यों ना सुनी, तारिक खान की बात क्यों ना सुनी, और दूसरे र्यूमर मिल्स पे आ गए। सर एक और सेक्टर स्टील, स्टील से हमारा थोड़ा सा शेयर के हवाले से एक इंटरेस्ट रिसेंटली ये रहा जी कि एक कंपनी है दोस्त स्टील जी जो कि बंद हो गई थी लाहौर में, तो उस पर हमने बड़ी रिसर्च की हमारी टीम ने, तो हमें पता चला कि 40 एकर्स पे मुहित वो फैक्ट्री है ऑन दी लाहौर मुल्तान रोड, और गूगल में बड़ा चमकता हुआ नज़र आता है, यू कैन वॉच इट। जी और वो फॉर वेरियस रीजंस इट क्लोज एंड देन देयर वाज अ प्रपोजल टू रिवाइव इट। बैंक्स ने हल्का हाथ रखा,
और हमसे राइट मांगा, हमने राइट भर दिया धड़ से, चलो भाई इंडस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी तो अच्छी बात है। तो अब वो जब स्टार्ट होने लगी उसी वक्त वो रेगुलेटरी ड्यूटी लग गई इग्नोट पे बहुत बड़ी। तो लोगों ने कहा कि अब तो स्टार्ट हो ही नहीं सकती, इसकी वाइबिलिटी तो ख़त्म हो गई। इंपोर्ट का जो उसका मार्जिन था वो तो रेगुलेटरी ड्यूटी में चला गया। वो स्क्रैप से नहीं बनाता, इग्नोट से बनाता है, तो इंटीग्रेटेड यूनिट नहीं है। ऐसे 300 और भी यूनिट्स हैं, री रोलिंग मिल जिनको हम कहते हैं। तो अब हमें ये फिक्र हुई कि क्योंकि हमने लोगों से कहा हुआ था कि दोस्त को भरो फॉर रीज़न कि भाई जब ये चलेगा तो कमाएगा। तो फिर हमने भी इस पर भी रिसर्च की कि भाई ये क्या है। तो पता ये चला साहब कि इस वक्त फैसलाबाद में या कराची में आपको पुराने जो लूम्स हैं वो मिल रहे हैं जो डिस्कार्ड हो गए हैं आउटडेटेड इंजीनियरिंग वाइज, वो 35 रुपये kg बिक रहा है। इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है। और सरिया जो आप बेसिक सरिया घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, वो 97 का है, यानी दिस ए गैप ऑफ 62 रुपीज़। तो उस पर हम लोगों ने ये लॉजिक दौड़ाई कि अगर 62 रुपये की कमाई है और दोस्त के ऊपर अगर साल के तौर पे 20 रुपये का इम्पैक्ट आ भी गया रेगुलेटरी ड्यूटी से, तब भी 42 रुपीज़ का फ़ायदा। तो मैंने तो कहा भाई घर में लोहा बना लो यार, इससे अच्छा काम ही कोई नहीं। तो इस पर हमने कहा कि दोस्त चलेगा, और माशाल्लाह उसकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और कमर्शियल प्रोडक्शन भी विद इन शॉर्ट टाइम आ जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स आर ह्यूज। तो ये कहने का मतलब ये था कि जो भी लोग स्टील इंडस्ट्री में शेयर लेके बैठे हुए हैं, चाहे इंटीग्रेटेड यूनिट हो चाहे री रोलिंग हो, उसको लॉस तो सर नहीं हो सकता ना जब 62 रुपये का फ़ायदा हो। मैं डॉक्टर साहब आई कांट पर्टिकुलरली कमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर स्टील, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। किसी का जनरल बात कर, आपने नाम क्योंकि कंपनी का आप लेके बात कर रहे हैं, मैं तो रिवाइवल की बात है। बट अगेन आई थिंक देखिए कुछ फंडामेंटल जो आपके रूल्स हैं जिसके ऊपर आप इन ये पर्टिकुलरली अगर ये कंपनी जो पहले लॉस में थी या इस तरह थी, तो आप अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट क्लासीफाई करते हैं। यू नो जनरली द आइडिया इज़, हम जिनको ब्लू चिप कहते हैं, कि आप अगर अपनी ब्लू चिप कंपनीज में लें जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, पॉजिटिव ट्रैक रिकॉर्ड है अर्निंग का, तो दे आर द सेफेस्ट फॉर्म एंड द लार्जर पोर्शन शुड कंसिस्ट ऑफ दैट। हाउएवर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ योर टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो, हम उसको कहते हैं ग्रोथ स्टॉक में, जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे एक टर्न अराउंड स्टोरी है कि इसमें शायद कोई टर्न अराउंड 10 रुपये का मिल रहा था सर, कोई टर्न अराउंड होने वाला है। तो बट यू नो यू पुट अ सर्टेन पोर्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। टर्न अराउंड इज वेरी डेंजरस, मैं एज ए बैंकर जानता हूं, बिकॉज़ इट कैन गो आइदर वे। प्री ऑपरेटिंग रिस्क, हां, इसमें बिल्कुल समटाइम इट डजंट स्टार्ट, इट डजंट हैपन, आपका पूरा प्लांट ब्लो अप हो जाता है। तो यू नो टू normally those who want to benefit from these turnaround stories, जो सारी दुनिया में, खाली हमारी मार्केट में नहीं, स्टैब्लिश मार्केट के अंदर भी आके आपकी इस किस्म के एंटरप्रेन्योरल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आके इस तरह होते हैं। तो you put some money on a little portion of your money on your growth stocks होते हैं, जिसके ऊपर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि अगले 2-3 साल में आके ये यहाँ पे इस पे कोई टर्न अराउंड हो जाएगा आके। तो इट्स यू नो इट्स थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। यू डोंट पुट ऑल योर मनी इनटू द थिंग। आप एक छोटा सा पोर्शन जो है वहाँ पे जरूर आप आके, किसी को नहीं कहा कि सारा पैसा उठा के उसमें लगा दो, थोड़ा सा लगा दो। और विद व्यू के एक कंपनी बंद पड़ी थी वो स्टार्ट होगी, और उसके पास एक रियल एस्टेट एसेट तो है ना। जी जी, 40 एकड़ ऑन दैट रोड इज नॉट ए स्मॉल थिंग। नहीं वो आप ये तो आपने पर्टिकुलर नाम दे दिया। आई एम सेइंग आई थिंक द प्रिंसिपल ऑफ सच इन्वेस्टमेंट अगेन इज कि इट शुड बी इफ यू आर लुकिंग एट, I would not push it. I'm saying small portion. आपका larger portfolio should consider fundamentally sound stories, and if you feel that there's a potential upside to any upside company, then you know you should ठीक है सर। ये तो ये सारी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि कोई आदमी स्टील के शेयर क्यों बेचेगा, सीमेंट का शेयर क्यों बेचेगा जबकि इतना प्रॉफिट है। ऑटो का आपने पहले ही बता दिया कि इतनी रॉबस्ट डिमांड है। तो यही 3-4 सेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोगों ने बेचे हैं, और दे आर ऑल वेरी वेरी लो लेवल। अगर आप बुरा ना मानिए तो, क्योंकि इंटरेस्ट लोगों का है शेयर से, मुगल स्टील वेंट फॉर एक्सपेंशन फ्रॉम 2 to 4। आप ना ले, मैं तो देता रहता हूँ ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ दैट, आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जी जी जी, कि उसने हमसे राइट मांगा, हमने उसको राइट दिया, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है, 2 से 4 मिलियन पे ले गया। आयशा स्टील को पैसे चाहिए थे, हमने कहा भरो, वो अब एक्सपेंशन कर रहा है। अमरीली 3 गुना एक्सपेंशन कर रहा है हमारे पैसे से, और बैंकों के थोड़ी सपोर्ट। तो ये अब उस पर बहुत बड़ी रकम लग गई है,
और बार शेयर्स बहुत ऊपर खुले और फिर बहुत नीचे आ गए। अभी उनके ऑपरेशन तो डिस्टर्ब है। वहाँ पे लोग परेशान होते रहते हैं कि जी इतने का लिया तो इतने का हो गया। देखिए आप वेट फॉर द प्रोडक्शन टू कम इन। देखिए आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने 2-3 इंस्टेंसेस जिनका नाम लिया, आपने वहाँ पे बात की कि उन्होंने राइट कंपनी से राइट दिए। देखिए हमेशा आई थिंक व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि उस राइट शेयर कंपनी ने वो पैसा पब्लिक से उठाया, वो उसने अपनी इक्विटी को डाइल्यूट किया राइट देके। उसका पर्पस क्या था? मोस्टली हम ये देखते हैं कि कंपनीज लाइक दैट वो इन राइट शेयर के पैसे से अपनी एक्सपेंशन में, अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन में जाते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट में जाते हैं, BMR एक्टिविटीज़ हम कहते हैं कि वो अपनी आउटपुट बढ़ाते हैं या अपने प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, जिसका इवेंचुअल जो आउटपुट है वो ये है कि आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी कि आपका जो आप वॉल्यूम बेच रहे थे आप उसको बढ़ाएंगे। आप उस वॉल्यूम को बढ़ाने से, इवन दो आपने अपना बेस को एक्सपेंड किया, आप अपनी अर्निंग को बढ़ाएंगे। एंड सिमिलरली अगर वो डिविडेंड पेइंग आउट कंपनी है तो आपने अपना डिविडेंड को पे आउट करेगा। तो एक्सपेंशन का मतलब ये है कि एक कारोबार में आप उस कंपनी का व्यू ये है गोइंग फॉरवर्ड कि मुझे अपने जिस सेक्टर में मैं काम करता हूँ वहाँ पे मुझे डिमांड में ग्रोथ नज़र आती है, तो मैं उस ग्रोथ का एक पोर्शन को ग्रैब करने के लिए मैं अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहा हूँ। आई थिंक मोटा एग्जैक्टली यही है। तो इसका मतलब है कि जी उस ग्रोथ से, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि ये सारे स्टील सेक्टर में सब कंपनीज ने जाके अपने AR किया, तो जो आप बात कह रहे हैं वो ये है कि जी स्टील सेक्टर में ये एक ओपिनियन है, एंड आई एम श्योर कि इट्स अ वेल फाउंड ओपिनियन कि आपको फर्दर गोइंग फॉरवर्ड आपको यहाँ पे एक्सपेंशन साहब आए स्टील के शो में, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, इसी तरह फजल जलील साहब जो कि इसी इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, उनसे मैंने कहा साहब इतना एक्सपेंशन हो गया है, लगता है कि जैसे जो र्यूमर सीमेंट के बारे में उड़ाई गई वही र्यूमर सोशल मीडिया पे स्टील के बारे में कि भाई जब 2 से 4 कर रहा है मुगल और फलाना इतना बढ़ा रहा है तो अब तो ये इंडस्ट्री तबाह हो गई। तो ये जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इंडस्ट्री के ख़ास लोग हैं जिनका ज़िंदगी इसी में गुजरा, उन्होंने कहा साहब ये लोग 10 गुना भी बढ़ा लेना तब भी डिमांड नहीं मीट होती। एब्सोल्युटली। देखिए वो ये आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके 2 से 4 कर दिया। लेकिन इन्वेस्टर को तारिक साहब ये होता है कि इन्वेस्टर यूजुअली उसकी कोशिश ये होती है कि वो शॉर्ट से शॉर्ट पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गेन घुमा ले। वेन एवर यू हैव सच एक्टिविटी, आपको यूजुअली थोड़ा सा एक टाइम आपको चाहिए होता है कि यार उस प्राइस पे अगर आपने राइट भरे तो आपकी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो शेयर की प्राइस थी, फिर राइट की प्राइस उसके साथ क्लब करके आपकी एवरेज प्राइस क्या बनी, और फिर उस एवरेज प्राइस के अगेंस्ट अगर मैं पैसे डाल रहा हूँ राइट शेयर के, तो मुझे कितनी देर में 5%, 10%, 20% या 30% का मुझे रिटर्न मिलेगा। तो देर आर ऑलवेज टू साइड। ऑब्वियसली इंडस्ट्री अगर एक्सपेंशन में जा रही है तो वो कुछ दे के ऑब्वियसली ये तजुर्बाकार लोग हैं। ये आपने जैसे बात की ना कि एक टर्न अराउंड एक अलग चीज़ है, यहाँ तो ये इंडस्ट्री ऑलरेडी अच्छा कर रही है, उसका माल बिक रहा है और एक्सपेंशन में जा रही है, राइट ले रहा है, तो ये तो ऑलरेडी आजमूदा चीज़ है ना। ये तो कोई आपके लिए कोई यहाँ प्री ऑपरेटिंग रिस्क तो कोई नहीं है कि शायद चले ही नहीं, शायद उसका प्लांट फट जाए। तो इसमें एक पर्टिकुलर केस आप फिर कहेंगे नाम मत लो, अमरीली स्टील। अमरीली स्टील ने क्या किया, वो आया और उसने उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, जो उसने इश्तहार दिया कि हमें इतना पैसा चाहिए और हम इतना पैसा बैंकों से लेंगे, 350 मिलियन बैंक से लेंगे, 350 आपकी तरफ से आ जाएगा, 700 की एक्सपेंशन करेंगे। लोगों ने उसको इतना ज़्यादा रेट दे दिया कि 350 बोरिंग की ज़रूरत ही नहीं हुई। जाहिर वो बहुत हेवी खुला, उसके बाद वो गिर गया। मेरा आर्गूमेंट ये था कि भाई किसको दिया, अपनी ही कंपनी को दिया ना। नाउ यू आर एज ए शेयर होल्डर, यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू हैव, आपकी कंपनी ने आपसे 3 मांगा, आपने उसको 7 दे दिया, ठीक है, दे दिया तो दे दिया, कहाँ गया? आप ही के प्लेट में गया। देखिए अब इसमें 2 चीज़ों पे आ गए। इस पे अब हम आ गए बुक बिल्डिंग के ऊपर, जो प्राइस हैमर प्राइस जो बनती है। आई थिंक ये एक अलग डिबेट है, क्योंकि आपका हमने क्यों बढ़ती है इतनी ज़्यादा, क्यों होती है? देखिए हमने देखा ये है कि जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है आई थिंक जो पिछले 4-5 आपकी जो हमने बिग बिल्डिंग के प्रोसेस देखें कि उसमें पहले अगर हम पहले से कंपेयर कर लें तो पहले ये होता था कि जो आपकी हैमर प्राइस के बाद जो मार्केट में एक प्राइस होती थी, तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर होता था उसको यूजुअली थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता था। हम देख ये रहे हैं कि इन ऑर्डर टू रेज मैक्सिमम कैपिटल हम ये देखते हैं कि एक थोड़ी हाइप क्रिएट की जाती है और हैमर प्राइस को आप जैकअप कर देते हैं, तो बाय द टाइम जो फिजिकल जो शेयर आपकी डिलीवरी आती है तो उस वक्त मार्केट में आधी हो चुकी होती है। आधी तो नहीं, लेकिन हम देखते हैं 5-10% का हम में हुआ, लोड्स में हुआ, तो वो एक प्राइस, तो वो दैट्स अ सेपरेट इशू की डिबेट के यार कि
वो इसलिए कि ये अगेन ये एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। रोशन पैकेजिंग जी, उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा रेट पे खुल गया 60 वाला पे। उसकी मैंने बात ये की है कि आपने एक फंडामेंटल बात की कि हैमर प्राइस इतना ऊपर क्यों हो गया है। अब रोशन की आपको एग्जांपल देता हूँ। रोशन 5% मार्केट उसके पास है, उसने एम्बिशन दिया कि हम 10% पे जाएंगे। एंड पैकेजिंग ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस। साथ ही साथ उसने कहा टू इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर प्रॉफिट विल हैव एन इन हाउस corrugated plant also with the help of Chinese capital and technology। तो उसकी जो उस वक्त अगर प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट देखें तो 5% के बेसिस पे कैलकुलेट है वो 34 बनती थी, लेकिन अगर वो 10% पे चला जाता है, corrugated प्लांट भी अपना हो जाता है, तो उसकी जो एक्सपेक्टेड इनकम है वो बढ़ गई है 80। तो जो लॉन्ग टर्म आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो देखते हैं वो तो लॉन्ग टर्म देखते हैं, ये नहीं कि अभी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा। देखिए ये तारिक साहब ये होता है, वो लॉन्ग टर्म पे अगर वो हैमर प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस दिन वो वाकई 10% पे ले जाएगा तो शायद उसकी प्राइस वापस आ जाएगी। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है या सही है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक आम ऑब्जर्वेशन ये है कि आज से चंद साल पहले तक जो आपके IPOs आते थे तो उस पर जो प्राइस हैमर प्राइस होती थी वो लोअर होती थी, और अब जो होता है थोड़ा सा एक्सूबरेंस ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि जो हैमर प्राइस आपकी क्योंकि पब्लिक से पहले आप कॉर्पोरेट सेक्टर को देखते हो, वहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस कॉर्पोरेट सेक्टर में तो आप जैसे लोग बैठे हुए हैं, कोई आम अनाड़ी तो बैठा हुआ नहीं, क्यों इतना ज़्यादा रेट देता है? देखिए नहीं, आई थिंक इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स इसमें कुछ क्योंकि आपका जो इंडिविजुअल लार्ज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है और उसको हर कीमत पे चाहिए होता है। वो कहता है कि मुझे आई वांट अ पीस ऑफ दैट पाई। They also do a calculation. They also do a calculation blindly. So there is, I think this is something that needs to be, ये तो अब रेगुलेटर आके देखेगा कि ये मैकेनिज्म है क्यों इसको अलाउ होता है कि ये इस तरह प्राइस जो है जगह। ये तो फ्री है ना, ये तो हॉलैंड का मॉडल है। इस पे तो it's not entirely, I think this needs to be looked in, क्योंकि हमारे सारे दोस्त अहबाब हैं जो बैठे में जो कर रहे हैं, बट आई थिंक वी कैन इम्प्रूव दैट। यू नो इट जो एक चार्म था एक छोटे इन्वेस्टर के लिए आके करने का, वो हमने खत्म कर दिया। प्राइस को हम जहाँ ले जाते हैं उसके लिए ख़त्म हो जाता है। और गोइंग फॉरवर्ड होगा ये कि जो लार्ज जो आपका रिटेल का बेस है वो एक लेगेसी बन जाती है कि यार IPO में नहीं डालो, बाजार में बाद में ले लेना। तो आई थिंक दैट एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। तो आई थिंक वी नीड टू बी मोर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। रिसर्च कीजिए कि अल शाहीर से लेके अमरीली, लोर्ड्स, रोशन पैकेजिंग, नेम इट, ऑल हैव बीन गिवन डबल द प्राइस दे वर एक्सपेक्टिंग। डबल तो नहीं है, मतलब काफी ऊपर तक, कंप्लीटली डबल। उसने 34 के हिसाब से निकाला था कि 3.5 की मेरी अर्निंग है तो 34 रुपीज़, और वो उसको 70 मिल गया, तो ये तो डबल ही हो गया ना साहब। देखिए भी डबल हुआ। हर IPO से पहले यूजुअली रिसर्च एनालिस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं जिसके अंदर वो अपनी फेयर वैल्यू डिफाइन कर देते हैं। एंड आई थिंक फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर इट इज़ बेस्ट कि वो उन रिसर्च को वो फॉलो करे। फ्लिप साइड ये है अगर वो नीचे खुल रहा है मतलब IPO के आने के बाद, तो देन यू आर ऑलरेडी सेविंग सम मनी इंस्टेड ऑफ सब्सक्राइबिंग टू द IPO आल्सो। आई मीन दिस इज सेल्फ डिफीटिंग, क्योंकि जनरल आइडिया है कि IPO के अंदर आके आदमी को 4 पैसे का फायदा। आपकी बातों से ये लग रहा है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का बहुत पैसा है, दे वांट टू पुश इट एनीवेयर। देयर आर टू कैटेगरीज, देखिए ना आप, उनका वो किसी भी कीमत पे लेना चाहते हैं। देखिए कैटेगरी ये है कि जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल है उसकी कैपेसिटी टू होल्ड फॉर 5 इयर्स उसके लिए आसान है, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर जो है वो साल के अंदर कोई एक रिटर्न मांग रहा होता है। तो यू नो देयर इज अ डिफरेंट आउटलुक। तो आई थिंक वी नीड टू लुक इनटू दिस। घूम फिर के वही आपकी शुरू की बात आ गई कि जो लॉन्गर हॉरिजन लेके चलेगा उसके सोच कुछ और ही होगी। अगेन देखिए हमारा रिटेल का इन्वेस्टर भी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी हमारा सोसाइटी है। एंड आई थिंक कि हमको अगर हम हर दफ़ा प्राइस ज़्यादा कर देंगे और वो उसके बाद जब वो आपके पास शेयर आएगा और मार्केट में खुलेगा वो नीचे खुलेगा, तो आई थिंक होगा ये कि हम जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डिस्करेज हो जाएगा IPO में जाने से। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोर बड़े लोग हैं वो चाहते ही नहीं है कि आम आदमी भी इस मार्केट में आए। ऐसी बात नहीं है, हमारे अभी भी मार्केट का बेस तो अभी भी बहुत छोटा है। एंड आई थिंक ये they don't want a normal salaried class person or a shopkeeper to come into this market, so they keep the price so high that they were नहीं। बट तारिक साहब अगेन आज से 4-5 साल पहले या से 10 साल पहले या 15 साल पहले ये तो ओवर द इयर्स द मार्केट इंडेक्स जो है हम
अगर हम 2-4 हज़ार से हमने इंडेक्स को चढ़ते हुए देखा है, या से लेस से 700 से इंडेक्स को चढ़ते हुए देखा है, और आज हम 52,000 से गिर के भी हम 40,000 पे खड़े हुए हैं, तो आई थिंक देखिए प्राइसेस, वो इंडेक्स इसलिए बढ़ा कि प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। जो चीज़ें आज से कुछ 10-20 साल 15 साल पहले या 18 साल पहले 5-5 रुपये की थी, वो आज 500-500 रुपये की हैं। तो आई थिंक ये तो द लॉन्गर दैट यू होल्ड, आई थिंक ये तो तकरीबन आप अगर आप एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री पे चले जाएँ या जो अच्छे रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके पास चले जाएँ, तो हर आदमी ये कहता है कि इस पे थोड़ा पैसा आप हर महीने अगर डाल के 5-10 साल का व्यू ले लें। हम लोग, हमारे एक और प्रोडक्ट है इंश्योरेंस कंपनी में, जहाँ हम कहते हैं कि 10 साल के लिए आप इसमें पैसा डाल दो और हर साल डालते रहो प्रीमियम 5 साल तक या 7 साल तक, और उसके बाद 10 साल या मेच्योरिटी के ऊपर हम आपको इतना सारा पैसा दे देंगे। तो हम इंश्योरेंस में तो कर लेते हैं, लेकिन हम जब इक्विटी मार्केट में आते हैं तो हमारा ख्याल ये होता है कि यार अगले क्वार्टर में हमको कितना रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा हम शॉर्ट टर्म हो जाते हैं। वी नीड टू हैव अ लॉन्गर टर्म। ये लोग डेली बेसिस पे और घंटे के बेसिस पे भी सोचना शुरू कर देते हैं। देखिए देयर ऑल पार्ट, आई एम सेइंग, बट दे टेक एन एडिशनल रिस्क आल्सो। जो डे ट्रेडर है वो एक रिस्क लेके चलता है। कहने का मकसद ये है कि अगर आप हम हर चीज़ में एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं। हम हमारे बच्चे एक जमात से लेके एक तालीम 18-20 साल में या 25 साल में मुकम्मल करते हैं। हर चीज़ जो है अगर आप उसको मियाना रवि से एक लॉन्गर टर्म क्लास 5 में बच्चा पहुंचागा, इसका फ़ायदा दिखाओ, मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगी भाई। वो पढ़ेगा 16 जमात पढ़ के कुछ निकलेगा तब आपको फ़ायदा देगा, आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। क्लास 5 वाला तो नहीं बनेगा सर। किसी मैकेनिक की दुकान में खड़ा हो जाएगा छोटा बन के, तो वहाँ पर आपको नुकसान। यही सारे इशू यही है कि लोग इतने शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। हालांकि यहाँ पे आप बात करें एक नॉर्मल बिजनेस की, कोई जुआ खाना नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, नए IPOs आ रहे हैं, तो दीज आर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच टेक्स टाइम। अब ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्री लगी हुए हैं, उसके जो प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स, उन्होंने भी तो अपनी ज़िंदगी की दौलत स्टेक पे लगाई है ना, तो सोच समझ के लगाई है। साहब आई थिंक इसमें एक जब हम शेयर ख़रीदते हैं तो आई थिंक जो सबसे फंडामेंटल बात ख्याल में रखने वाली है कि हम किसी कारोबार में हिस्सा डाल रहे हैं, और हम अगर अपने इर्द गिर्द दाएँ बाएँ अगर हम उन लोगों को देखें जो कि कारोबार करते हैं, तो वो यूजुअली तीसरी चौथी पीढ़ी, यानी कि उनके 3-4 जनरेशन हैं जो एक ही कारोबार में होती हैं। जबकि हमारी ख्वाहिश ये होती है कि हम उनके कारोबार में हिस्सा डालें और अगले क्वार्टर निकल जाएं। वो भी आप अगर अगले दिन नहीं निकल रहे हैं, वो 50 साल से लगे हुए, आप 3 महीने में अगर वो 30 साल से या 50 साल से काम करके दे हैव ग्रोन इनटू लार्ज इंडस्ट्रियल ग्रुप्स, तो अगर आप भी उनका 4-5 साल उनके साथ उंगली पकड़ के अगर आप साथ चले जाएं, तो आप भी उस फ़ायदे से फ़ायदा उठाएं। उनका जो वो फ़ायदा है उनके तजुर्बे से उनसे आप फ़ायदा उठाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा सा वन शुड हैव अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू, थोड़ा सा सब्र हमें आपस में हम अपना पेशेंस अगर बिल्ड करें कि मार्केट ओवर 3-4 ईयर्स और 5 ईयर पीरियड जो है इट गिव्स फैंटास्टिक रिटर्न्स। अच्छा सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। नाउ ही इज़ हेडिंग द इकोनॉमिक टीम, फजल साहब भी हैं। तो हाउ डू यू सी दिस चेंज एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ? देखिए, मिफ्ता साहब इज़ एन एक्सट्रीमली क्वालिफाइड इंडिविजुअल। डॉक्टर मिफ्ता है, डॉक्टर मिफ्ता है, मतलब ही वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट US की इकोनॉमिक्स के में जो एक कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने तालीम वॉटन स्कूल से पढ़ा है, वॉटन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। तो वहाँ से पढ़ा है, इंटरनेशनल ट्राईपार्टाइट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर IMF के अंदर काम भी करते रहे हैं। उनको इंडस्ट्रियल बेस भी है, तो ये अंडरस्टैंड। इनकी फैमिली इस्माइल इंडस्ट्री चलाती रही। हमारी भी थोड़ी उनसे कंपटीशन चलती थी एक ज़माने में जब हम लोकल मार्केट में आए थे। तो ही इन टर्म्स ऑफ अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल। आई थिंक देखना ये है कि अमूमन होता ये है, या थोड़ा सा अगर हम पॉलिटिकल बात करें तो होता ये किसी भी जगह पहुँचने में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 25 तरीके मिल जाएंगे एक ही पॉइंट A से पॉइंट B में जाने के लिए, एंड वी कैन डिफ़र कि यार ये रास्ता नहीं, ये रास्ता बेहतर है। तो इन हिज ओपिनियन, अभी चूँकि अभी आए हुए उनको थोड़ा सा ही वक्त हुआ है, बातें अच्छी सुनने में आई हैं, एंड अब ये देखना ये है वो किस हद तक उस मिशन को अकम्प्लिश कर पाते हैं कि उन्होंने टैक्स के बेस को बढ़ाने की और दूसरी बातें उन्होंने की हैं कि वो कर पाते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। बट आई थिंक एज फार एज इंडिविजुअल इज कंसर्न्ड कि आई थिंक इट अपीयर्स के इट हैज गॉन इनटू आना भी जो मेरे ख्याल में मार्केट पे अच्छा असर पड़ा है। आई थिंक देखिए, अगर आप कल की मार्केट को भी देखें तो एक फियर परहैप्स ट्रम्प साहब की जो स्टेटमेंट आई थी, तो एक उल्टा फियर था, एंड द मार्केट हैज रिएक्टेड पॉजिटिवली। आपका ये ख्याल ये था कि शायद मार्केट नीचे जाएगी, बट द मार्केट हैज रिएक्टेड कॉन्ट्री टू दैट। जनरल कंसेप्शन यही था कि जब वो खबर आने के बाद कि
पता नहीं क्या हो जाए, 1000-2000 पॉइंट गिर जाएगा, ये गिर जाएगी, कि ये जो गेन हमने कमाया निकल जाएगा, पर मार्केट रिएक्टेड। और आज का दिन भी फॉलोइंग डे अगर आप आके देखें कि ऊपर नीचे होती रही, उसका ऊपर होती है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव बंद किया, लेकिन पॉजिटिव भी बंद किया। तो आई थिंक it appears कि मार्केट इज कंसोलिडेटिंग at this level। आई थिंक अब नॉर्मल ग्रोथ के अंदर आके जो ट्रम्प पे भी आप पूछ लूँ आपसे, ट्रम्प ने जो बयान दे दिया, क्या सही दिया गलत दिया? देखिए हर आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि हर मुल्क का सरबराह जो है वो अपने इंटरेस्ट को देख के बयान देता है। उन्होंने क्या बयान दिया, आई थिंक कि यू नो वो वजूहात उनके पास होंगी, क्योंकि अक्टूबर में उन्होंने इसके बिल्कुल ऑपोजिट। अमेरिका इज इन अ वेरी बैड शेप फाइनेंशियली, दे वांट टू सेव मनी। मेरा तो अपना ख्याल है कि पैसा बचाने के लिए उसने कहा, अच्छा उसने जब वो साइन किया ना, उससे पहले जब बजट आया तो उसमें 700 मिलियन पाकिस्तान को टोटल देने की बात थी। तो मेरा ख्याल है उसका दिल दुखा होगा, ये 700 मिलियन में कैसे बचा लूँ, 700 मिलियन तो कोई फड्डा करूँ और ये ना दूँ। देखिए तारिक साहब, आई थिंक दे हैव स्पेंट पिछले 16 साल में दे हैव स्पेंट ओवर $1 ट्रिलियन इन अफगानिस्तान। तो आई थिंक कंपेयर टू दैट 750 मिलियन की कोई हैसियत नहीं है। आई थिंक दिस इज मोर 6 बिलियन तो जनाब इराक पे खर्च कर दिया। एग्जैक्ट। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जी हमारे आई थिंक व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि जी हमारे हक में क्या बेहतर है। आई थिंक यू नो आई मेंटेन कि दिस कंट्री हैज़ अ पोटेंशियल कि वेयर हम अगर अपने एंड से जनरेट कर सकते हैं तो। सर मैं इसको जब ये खड़ा हुआ था उस जमाने से इसके तमाम स्पीचेस को वॉच करता रहा, कमेंट भी करता रहा, टू द एक्सटेंट कि उनकी टीम समझी कि मैं उनका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और मुझे बड़े बड़े जलसों में उन्होंने बुलाया कि आगे तकरीर कर दो। वो जो मुसलमान किसी ने खिलाफ बोल दिया था ना, तो जब उनको पता चला कि मैं पाकिस्तान में हूँ, उससे पहले ट्विटर पे क्या पता चलता है कहाँ से बोल रहा है। तो मैं इसको जो वॉच कर रहा हूँ ना, ही इज़ वेरी वेरी अवेयर, उसको आगाही है, उसको इदराक है इस बात का कि अमेरिका बहुत मकरूज़ हो चुका है, अब मज़ीद मकरूज़ नहीं हो सकता। वो हर जगह कॉस्ट कटिंग की बात करता है। जापान को कहता है कि तुम अपना एटम बम बनाओ, अपना हिफाजत खुद कर लो। फ़ौज निकालना चाहता है, कोरिया से निकलना चाहता है, सऊदी अरेबिया से निकलना चाहता है। तो मेन जो उसके दिमाग में इस वक्त चल रही है कॉस्ट कटिंग। तो वो मुझे तो ये लगा कि कोई ऐसी बात बोल दो कि वो नाराज़ हो जाए, मैं देना ना पड़े मुझे। ऐसा लोग करते हैं, कर्जदार से भी लड़ लेते हैं, कहते कि जो तुमने मुझे गाली दी थी इसलिए अब नहीं दे रहा हूँ। तो ये हो गया सिचुएशन। बहरहाल वो आपने जैसा कहा वो अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। हमारा इंटरेस्ट ये है कि छोड़े ये 700 मिलियन को। और आई थिंक इट मेक्स नो डिफरेंस। आई थिंक 200-250 मिलियन का आपका आई थिंक इट्स अ स्मॉल चेंज। और हम इस जंग से निकल जाएं तो हमारे लिए अच्छा है। आई थिंक एब्सोल्युटली। आई थिंक यू नो अब 16 साल पे एक प्रोडक्टिव लड़ाई है। दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वॉर दैट द अमेरिका हैज फॉट, एंड आई थिंक यू नो आफ्टर 16 years we are nowhere. Still half of Afghanistan still under Taliban. Still, I think you know we need to, we are not देखिए हमारा नेबर है तो हम दूर हो जाए बस। नहीं, हमारा नेबर है, हम दूर हो ही नहीं सकते। बेस्ट फॉर अफगानिस्तान, बट आई थिंक प्राइमरीली व्हाट्स बेस्ट फॉर अफगानिस्तान से पहले व्हाट्स बेस्ट फॉर पाकिस्तान इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आई थिंक वी नीड टू बी मोर कंसर्न विद व्हाट्स बेस्ट इन आवर इंटरेस्ट। हम अमेरिका को समझाते कोशिश करते रहे कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन, नॉट अ मिलिट्री सॉल्यूशन। देखिए वो ये आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स, बट आई थिंक व्हाट आई डू नो कि हमारी मार्केट के लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए हमारा फोकस ये होना चाहिए कि व्हाट्स बेस्ट हमारे मुल्क के लिए क्या है, वट एवर दैट इज़ कि जी वी शुड वर्क ऑन दैट। तो अभी चले बहुत जो ज़बरदस्त बात हुई कि आपने कहा कि कल तो मार्केट को 2000 गिरना था, 760-70 बढ़ गया। तो किसी साहब ने लिखा कि व्हाट अ ब्रेव नेशन वी आर। एब्सोल्युटली। आई थिंक मैंने आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि आई थिंक व्हाट अ ब्रेव नेशन कि मार्केट इतनी बड़े झटके को भी सह गई, उल्टा गया। नॉट ओनली कि मार्केट वहीं खड़ी रही, मार्केट वहाँ से आई थिंक एट 1 पॉइंट 800-850 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रही थी। एंड हैड स्टार्टेड नेगेटिवली, यू नो। जी 140 वाला माइनस स्टार्ट हुई थी और वहाँ से इतना ज़बरदस्त सर्च। तो पाकिस्तान में रेजिलियंस तो है, रेजिलियंस है बिल्कुल, एब्सोल्युटली सर। आई थिंक द इन्वेस्टर्स हैव शोन कॉन्फिडेंस इन द मार्केट एंड सर एक बात मैं कहता हूँ, और ये बात आज से नहीं, मेरे पिछले नवंबर के ट्वीट्स पढ़ लीजिए। मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद दुनिया पीसफुल हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे बचाने के लिए हर जगह से निकलेगा, अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, तो दुनिया में अमन हो जाएगा। आज ही मैंने ट्विटर लिखा, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया की बात हो रही थी कि उन्होंने बॉर्डर फिर से खोला है, तो मैंने ट्विटर लिखा कि नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया शुड मर्ज टू बिकम वन कंट्री एंड दे शुड आस्क US टू टेक देयर फोर्सेस अवे फ्रॉम कोरिया एज वेल एज जापान। और मैंने आगे लिखा कि ये अच्छा, दोनों को मैंने ट्रंप को भी और वाइस प्रेसिडेंट को भी अटैक किया है। मैंने कहा और अब जो है ये तीनों मुल्क इकोनॉमिक रेस में लगे हुए हैं, उन पर लड़ने उड़ने का टाइम किसी के पास नहीं है।
लड़े उड़ेंगे नहीं, पहले लड़ते थे अब नहीं लड़ेंगे, तो एंड देन वर्ल्ड विल बिकम पीसफुल। तो मेरी जनरली फीलिंग ये है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि सीरिया, अलीपो को याद कीजिए कैसी जंग हो रही थी वहाँ पे, मोसुल में कितना जुल्म हो रहा था, सब जगह से ख़त्म होती जा रही है। और ये अफ़गानिस्तान से भी भाग जाएगा कोई ना कोई बहाना करके ये बचाएगा पैसे अब, और इससे दुनिया पुरअमन हो जाएगी। अच्छा, इसकी एक बताऊँ, रेक हैरिसन ने कहा कि वी आर कटिंग आवर फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट बजट बाई 30% बिकॉज वी थिंक इन कमिंग डेज वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स विल रिड्यूस सब्सटैंशियली, और उसकी वजह से इतने स्टाफ की ज़रूरत ही नहीं रही। वो किस बेसिस पे कह रहा है ट्रम्प? उसको पता है कि मैं कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कर रहा हूँ। I do not follow politics, तारिक साहब, so I can't comment। आप देखिएगा कि फ़लस्तीन भी बना के दे देगा वो। हम आपकी बात तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि यू नो वन होप्स कि देयर इज पीस ऑल अराउंड। आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज। एज अमेरिका विथड्रॉज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीस विल कम। उनका आना ही तो, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानी क्या कहते हैं कि ये जाए तो हम अमन हो जाएगा हमारा और वो कहता है कि मैं जाना नहीं है, लड़ना है। भाई आप चले जाओ, अफगानी आपस में कर लेंगे, जिरगा उर्गा करके कुछ ना कुछ मामला तय कर लेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर तारिक साहब, ऑलवेज एज ऑलवेज। आपने एक बड़े एनालिस्ट की बात सुनी, बड़े बैंकर हैं, बड़े मुश्किल से हम इनको लाते हैं यहाँ बुला के, तो आप इस पर गौर कीजिएगा। शुरू से इनके जो टोन था वो यही था कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ले लो, क्योंकि कोई जुआ खाना में लास वेगस में तो आए नहीं कि फेंका पैसा उधर से पैसा निकल आया। नहीं, आपने एक इंडस्ट्री में पैसा लगाया, आपने स्टील इंडस्ट्री में लगाया जिसमें बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है, आपने सीमेंट में लगाया जिसमें बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत होती है। आप लोगों ने सब मिलके क्या लगाया? 10% लगाया। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ने, जिसने हैमर प्राइस ऊपर कर दिया बकौल इनके होना नहीं चाहिए, उसने कुछ देखा है, बिला देखे हुए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हाई नेटवर्थ इसलिए नहीं बन गया कि ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत सोच समझ होती है। वो एंड प्राइस देखते हैं कि जो रोशन आखिर में जाके कितने का होगा, अमरीली आखिर में जाके कितने का, वो कीमत फेंक देते हैं वो। और आप लोग तो आते हो कि जो 2 रुपये कमा के निकल जाएंगे चाहे, तो आप तो वहाँ पे नुकसान हो गया आप लोगों को, सॉरी। तो आप ज़रा दूर का सोचिए। अब ये सोचिए कि इंडस्ट्री लग रही है, चाहे दोस्त अगर रिवाइव हो रहा है, तारिक खान की खुशी की इंतहा है आज बताते हुए कि वहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। और उस दिन मैं शुक्राने की नमाज़ पढ़ूँगा, इसलिए मैं एक भी शेयर मेरा नहीं है उसमें, इसलिए पढ़ूँगा कि वहाँ पे 400, 500, 600 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी, इसलिए पढ़ूँगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ।